हाय एवरीवन। आज क्लास 10 से हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे और पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो आप जानते होंगे, बर्फ को कहते हैं, और डस्ट मतलब यहाँ पे होता है झाड़ना। डस्ट मीन्स धूल भी होता है, लेकिन यहाँ होता है झाड़ना। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आप लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। वो एक अमेरिकन पोएट थे और वो रियलिस्टिक पोएट माने जाते हैं, क्योंकि वो जो जीवन के वास्तविक अनुभव पर आधारित वो रचनाएं उन्होंने की है ज़्यादातर। ठीक है, वो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है उस पर आधारित उन्होंने रचनाएं ज़्यादा की हैं। और वो ऐसे तो अमेरिकन पोएट हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में आप न्यू इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। तो चलिए ये इस पोएम पे हम लोग आते हैं। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पहले हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन समरी, एक्सप्लेनेशन, उसके पोएटिक डिवाइसेस जो उसमें आए हैं और अदर कंसर्निंग एलिमेंट्स जो भी उसमें सीखना है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पोएम का थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हैं। क्या है, किस मूड में ये पोएम सेट है। अमेरिका एक कोल्ड कंट्री है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरता रहता है। तो आज पोएट का जो मूड है वो ऑफ है। ऑफ कहने का मतलब थोड़ा उदासी भरा है, इसलिए उन्होंने एक इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश की है। सिंबल्स भी उन्होंने लिए हैं, वो सैडनेस का ग्लूमी सिंबल्स लिए हैं। वो एक हेमलॉक ट्री की चर्चा करते हैं कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। हेमलॉक मतलब होता है, हम लोग इसको धतूरा का पेड़ इधर कहते हैं। तो धतूरा शुभ नहीं माना जाता है, इल ओमन के रूप में उसको, बैड ओमन के रूप में उसको माना जाता है। फिर क्रो की भी चर्चा है उसमें, तो क्रो को भी बैड ओमन मतलब एक उदासी भरा उनका मूड है। तो उससे रिलेट करने के लिए इस तरह के चीज़ें वहाँ पे, इस तरह का दृश्य या इस तरह के सिंबल्स वहाँ दिखते हैं इस पोएम में। तो क्या है कि कवि का मूड ऑफ है, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं और कहीं से क्रो उसमें आता है या क्रो वहाँ पहले से उस पेड़ पर बैठा रहता है। तो उसके मूवमेंट के कारण, क्रो का जो मूवमेंट होता है, जिस भी प्रकार का मूवमेंट रहा उसकी जिक्र तो इस पोएम में नहीं है, उस मूवमेंट के कारण वो जो स्नो है वो झड़ के पोएट पर गिरता है, कवि पर गिरता है। और सडनली क्या होता है, उसके मूड में चेंज आ जाता है। जो उदासी भरी उनकी अवस्था थी, ठीक है, उदासी भरा मूड था, वो अचानक ही खुशी में परिवर्तित हो जाता है, वो हैप्पी मूड में आ जाते हैं। तो एक बात इससे और भी निकल के आता है कि जीवन में दुख या सुख का जो भाव हमारे मन में आता है, उसके वजह चाहे छोटे हों या बड़े हों, दोनों ही स्थिति में क्या होता है कि उसका कारण बन सकता है। साधारण से चीज़ें भी कभी कभी हमें बहुत खुशी दे जाता है। हमारे जो उदासी भरा मूड रहता है, जो दुख भरा अवस्था होता है, उसको खुशी में परिवर्तन कर देता है। और कभी कभी बड़ी चीज़ें भी खुशी नहीं ला पाता, उसी तरह से दुख भी कभी छोटी सी चीज़ें भी बड़ा दुख दे देता है, या बड़ी सी चीज़ें भी दुख नहीं दे पाता है, ऐसा है। तो इसमें क्या होता है कि कभी ऐसा सोचता है कि आज का मेरा जो मूड ऑफ है, उनका उदासी भरा दिल है, तो कोई काम करने का जी नहीं चाहता। तो दिन का जो बाकी समय बचा हुआ है, उनको लगता है कि यार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो ही वो कौवा, वो क्रो उसमें मूवमेंट करता है और इस तरह से मतलब गिराने का उसका अंदाज ऐसा था, बर्फ़ का गिरने का कभी पर ऐसा अंदाज था कि उस अंदाज से वो उनका मूड चेंज हो जाता है, इतने खुश हो जाते हैं। अचानक ही वो उदासी उनकी चली जाती है और वो कहते हैं कि जो मेरा बाकी का दिन बर्बाद होने वाला था, वो बर्बाद होने से बच गया। मतलब अब मूड ठीक हो गया, मेरे जो काम करने हैं वो मैं करूँगा। ठीक है, तो ये पोएम का ओवरव्यू था। अब हम लोग बुक में चलते हैं। लेट्स गेट इनटू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had you. पोएट कहते हैं कि द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिराया, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे झाड़कर, स्नो को झाड़कर गिराने की बात है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो दो चीज़ है, एक तो यहाँ पे बात कही गई है कि मूवमेंट, शुक डाउन, पेड़ को हिलाया होगा, पेड़ हिला
उसके कारण वहाँ से झड़के बर्फ गिरे किस पर, पोएट पर। किससे? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फर्स्ट स्टेंजा में इतना है। अब आगे क्या होता है, सेकेंड स्टेंजा में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। क्या होता है कि हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरे हृदय की जो अवस्था था उसमें बिल्कुल परिवर्तन ला दिया, उसमें परिवर्तन दे दिया। कहने का मतलब पहले जो दुखी था मेरा हृदय, या हृदय की अवस्था जो दुखी पहले था, वह परिवर्तित होकर आनंदमय हो गया, खुश हो गया। ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड। और वो दिन का भाग जो मेरे पछतावापूर्ण स्थिति के कारण, इस दुख के कारण जो पछतापूर्ण स्थिति की मेरा आज का समय बर्बाद हो जाएगा ऐसा था, वो बच गया। यानी जब मेरे हृदय की अवस्था, जब मेरी हृदय की अवस्था बदल गई तो क्या होता है कि मेरा बाकी आगे का जो समय था दिन का, वो बर्बाद होने से बच गया। ये पोएम है। अब इसमें देखते हैं हम लोग जो लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है। पहले तो राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है देख लीजिए कि फर्स्ट लाइन राइम कर रहा है किससे, थर्ड लाइन से, क्रो स्नो से। सेकेंड लाइन राइम कर रहा है फोर्थ लाइन से। ठीक है। मी ट्री। तो अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट लाइन को ए मानते हैं तो सेकेंड लाइन बी हो जाएगा, थर्ड लाइन फिर ए हो जाएगा और फोर्थ लाइन फिर बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइमिंग स्कीम इसके फर्स्ट स्टेंजा का, ए बी। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरी बात, इसमें और एक लिटरेरी डिवाइस है। वो लिटरेरी डिवाइस क्या है, एनजैपमेंट। एनजैपमेंट किसको कहते हैं कि जब कोई सेंटेंस 2 या 2 से अधिक लाइन तक जाए बिना किसी पंक्चुएशन मार्क का। बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क है नहीं, कॉमा भी नहीं, फुल स्टॉप भी नहीं, कॉलन, सेमी कॉलन कुछ नहीं। तो दी से लेकर ट्री तक एक ही सेंटेंस बढ़ के जाता है। तो इसको हम इस तरह के जो ट्रीटमेंट होता है पोएम में, ठीक है, या लिटरेरी क्रिएशन में, इसको कहते हैं एनजैपमेंट। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा का भी राइमिंग स्कीम सेम है। अब चूंकि ये एक ही सेंटेंस दोनों स्टेंजा में आया है लास्ट तक, तो अगर हमने ए माना था, इसको बी माना था, ठीक है, ए बी, तो यहाँ पे इसको सी मानेंगे। ये हर्ट राइम कर रहा है पार्ट से, मूड राइम कर रहा है रिवूट से। तो अगर ये सी है तो ये डी हो जाएगा। फर्स्ट अगर सी है तो ये डी हो जाएगा, फिर ये सी। देखिए हर्ट है, सी माना, मूड है, इसको डी माना। ठीक है, डी मान, हर्ट को हमने सी माना, ये फर्स्ट लाइन को, तो ये सेकंड लाइन डी हो जाएगा, थर्ड लाइन फिर सी होगा और फोर्थ लाइन फिर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर्ट्स राइम कर रहा है पार्ट से और मूड राइम कर रहा है रिवूट से। बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा राइमिंग इसके में, इसका सी डी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एक एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन अ लाइन और सेंटेंस। क्या होता है कि एक लाइन में अगर 2 या 2 से अधिक बार वर्ड के पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे देखिए हैज में ह साउंड आया है, हर्ट में भी ह साउंड आया है और एक लाइन में 2 बार रिपीट हुआ। 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के बिगिनिंग में, याद रहे शब्दों के पहले, तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो ये एलिट्रेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट एक है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, वो भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा, कहाँ पे। कॉन्सोनेंट साउंड इसमें था क्या कि वर्ड के बिगिनिंग में होना चाहिए। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड जो है आपका वर्ड के बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए लास्ट लाइन, यहाँ पे ड साउंड है, डे में भी आया है, हेड के एंड में आया है और रिवूट के एंड में आया है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं,
और इस तरह के लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ होता है लिटरेरी क्रिएशन में, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ये पोएम यहाँ पे अंत